हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात अकबर ने जिन क्षेत्रों पर विजय स्थापित की, उसमें 1557 में उसने मानकोट पर विजय प्राप्त की, 1558 में उसने अजमेर को जीता, 1559 में उसने ग्वालियर को जीता, 1560 में जौनपुर को जीता और 1561 में चुनारगढ़ पर अधिकार कर लिया गया। पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात वह दिल्ली और आगरा पर दोबारा अधिकार किया था। तो दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों को जीतना सबसे जरूरी था। तो सबसे प्रारंभिक जो उसकी विजय है वो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की ही है, यानी वहां से वो संपूर्ण उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में स्थापित करता है। अब चूंकि प्रश्न ये उठता है कि अकबर अपना साम्राज्य विस्तार क्यों करना चाहता है। जैसा कि अबुल फजल कह रहे हैं कि चूंकि जो पड़ोसी राजा हैं वो एक निरंकुश राजा थे, अत्याचारी राजा थे, वो अपनी जनता पे अत्याचार करते थे। अकबर वहाँ की जनता को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करने के लिए उन राज्यों की विजय किया। चूंकि अबुल फजल एक दरबारी इतिहासकार है और अमूमन जो दरबारी इतिहासकार होते थे वो अपने संरक्षक शासक के प्रतिवायश होते थे, यानी वो जो भी संरक्षक शासक द्वारा जो भी किया जाता था उसकी व्याख्या इस तरह से करते थे जिससे कि उनके संरक्षक शासक का कद ऊपर उठाया जा सके। तो अबुल फजल भी वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। लेकिन अकबर के जो दो कथन हैं वो कुछ दूसरी बात बयां करते हैं। अकबर कहता है कि हमें पड़ोसी राजाओं पर विजय करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो पड़ोसी राजा हम पे आक्रमण करेंगे। और दूसरी बात वो कहता है कि सेना को सदैव युद्ध में व्यस्त रखना चाहिए, यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो सेना प्रमादी या विलासी हो जाएगी। तो ये जो दो कथन अकबर के हैं ये बताते हैं कि अकबर एक साम्राज्यवादी शासक है। वह अपने साम्राज्य का अधिकतम विस्तार करना चाहता है। लोक कल्याण की भावना बाद में आई है, पहले वह एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहा है। चूंकि अकबर भारत का था नहीं, वो तुरानी लोग हैं, मध्य एशियाई लोग हैं। तो मध्य एशिया से आकर भारत में शासन करना, एक अस्थायी साम्राज्य स्थापित करना कैसे संभव होगा। तो यहाँ अकबर हालांकि उम्र कम है, फिर भी वो अन्य शासकों से ज़्यादा अनुभवशील है इस मायने में, क्योंकि वो प्रारंभ में ही यह बात समझ गया कि यहाँ पर स्थायी शासन स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त हो। प्रारंभ में उसके साथ जो सरदार थे, जो उसके अमीर थे, वो तुरानी और ईरानी थे। प्रारंभ में तुरानियों की संख्या अधिक थी और वही ऊंचे ऊंचे पदों पर भी थे। लेकिन तुरानी अकबर के पूर्ण नियंत्रण में नहीं रहना चाहते थे। उन्हें कोई जागीर दी जाती थी तो वो चाहते थे कि उस जागीर में हम स्वतंत्र होकर अपना शासन करें। लेकिन अकबर का ये कहना था कि मेरे आदेशों का अक्षरशः पालन प्रत्येक जागीर और प्रत्येक हमारे साम्राज्य में किया जाए। तुरानी इस बात के लिए तैयार नहीं थे, उसमें से कुछ उसके सगे संबंधी भी थे। तो तुरानियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने ईरानी अमीरों को आगे बढ़ाना शुरू किया। ईरानी अमीरों को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके ईरानी और तुरानी अमीरों में समन्वय स्थापित करने या उनमें शक्ति संतुलन बनाने के बावजूद भी उसे ये लगा कि स्थानीय जो प्रभावशाली वर्ग है उसका जब तक समर्थन नहीं प्राप्त होगा तब तक साम्राज्य का विस्तार बहुत नहीं हो सकता, और होगा भी तो वो उसमें स्थायित्व नहीं रहेगा। अब स्थानीय प्रभावशाली वर्ग कौन से थे? स्थानीय प्रभावशाली दो वर्ग हैं, एक तो राजपूत वर्ग है और दूसरे जो पीढ़ियों पहले जो लोग इस्लाम धर्म को स्वीकार कर चुके थे और सल्तनत काल में अपनी अच्छी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बना लिए थे, जिन्हें शेखजादे कहा जाता था। यानी उन मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करना और राजपूतों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। इसके लिए उसने उदारवादी नीतियां अपनाई। तो उदारवादी नीति अपनाने के पीछे एक राजनीतिक कारण भी छुपा हुआ है।
1562, 63, 64 में उसके द्वारा जो दास प्रथा समाप्त की गई, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया, जजिया कर समाप्त किया गया, इसके पीछे भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई है। तो इन्हीं संदर्भों में हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे। 1560 के बाद सबसे पहला जो आक्रमण होता है अकबर का, वो मालवा पे होता है। मालवा भी दिल्ली के पड़ोस में ही है। तो मालवा पे आक्रमण, मालवा पर उस समय शासक था बाज बहादुर। मालवा का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर शुजात खां का पुत्र था। शेर शाह ने मालवा पर अधिकार किया था और वहां का गवर्नर शुजात खां को बनाया था। उसी का पुत्र बाज बहादुर था। और बाज बहादुर शुजात खां का पुत्र होने के नाते बहुत प्रसिद्धि नहीं प्राप्त किया, बल्कि यह रूपमती का पति होने के नाते, रूपमती का पति होने के नाते ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया। यह स्वयं एक अच्छा संगीतज्ञ था और रूपमती, जो कि संगीत और नृत्य दोनों में प्रवीण थी और बहुत सुंदर भी थी, मालवा की ही थी। कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मण थी, लेकिन उससे बहुत मतलब हम लोगों को है नहीं। तो रूपमती से अंततः बाज बहादुर ने विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि रूपमती जब तक नर्मदा नदी का दर्शन नहीं करती थी तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती थी। तो यह विवाह इस शर्त पे हुआ कि आप हमें यहाँ का जो मालवा का जो राजधानी थी वो सारंगपुर थी उस समय, सारंगपुर। तो इसने कहा कि आप हमें तभी अपने साथ ले जा सकते हैं जब यह आप सुनिश्चित करें कि प्रत्येक दिन मैं नर्मदा नदी का दर्शन कर सकूं। तो इसलिए बाज बहादुर ने एक किला बनवाया रूपमती के लिए और उस किले से नर्मदा नदी का दर्शन किया जा सकता है। तो वहां से वो प्रतिदिन दर्शन करते थे। तो इनके प्रेम में, रूपमती के प्रेम में बाज बहादुर इतने मग्न हो गए कि राजपाट के कर्तव्यों को एक तरह से भूल गए और यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है, आगरा में क्या हो रहा है, इससे इनको कोई मतलब था नहीं। अकबर ने आदम खां के नेतृत्व में एक सेना मालवा के विरुद्ध भेजी। आदम खां महामनगा का पुत्र था। आदम खां महामनगा का पुत्र था। महामनगा का पुत्र था। चूंकि बैरम खां का पतन हो चुका है और बैरम खां के पतन में महामनगा की प्रमुख भूमिका है, तो वो अब बैरम खां के पतन के पश्चात एक तरह से उनके मार्ग में जो बाधाएं थी वो खत्म हो गई हैं। अब वो अपने पुत्र को आगे करना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहती हैं। अब इसी प्रमोशन के संदर्भ में उसे मालवा पे आक्रमण के लिए भेजा जाता है। आदम खां ने जब सारंगपुर पे आक्रमण किया तब बाज बहादुर की नींद खुली, वो आया लेकिन पराजित हुआ और वहां से वो खानदेश भाग गया। पराजित होने के पश्चात खानदेश चला गया। आदम खां ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया और साथ में रूपमती भी उसकी बंदी हो गई। कहा तो यहां तक जाता है कि रूपमती को अकबर अपने हरम में लाना चाहता था और इस संदर्भ में एक संदेश बाज बहादुर को अकबर की तरफ से भेजा गया था, जिसे बाज बहादुर ने मानने से इनकार कर दिया था। तब यह आक्रमण हुआ। खैर, सत्यता जो भी हो, रूपमती को अकबर पाना चाहता था, लेकिन यहाँ एक दूसरी बात जो आती है आदम खां के संदर्भ में और रूपमती के संदर्भ में, आदम खां के जो विचार है उससे यह जो बात है कि अकबर रूपमती को प्राप्त करना चाहता था, वह एक तरह से खारिज हो जाता है, क्योंकि आदम खां रूपमती पर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है। चूंकि अकबर अगर रूपमती को चाहता था अपने हरम में लाना, तो फिर आदम खां जो कि उसका एक अमीर है, वो रूपमती पे नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं करता। तो यहाँ आदम खां रूपमती पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है, यानी वह बात एक तरह से पूर्णतया सत्य नहीं है कि अकबर रूपमती को पाना चाहता था। लेकिन रूपमती आदम खां के नियंत्रण में नहीं आई। उसके पहले ही रूपमती ने विष खाकर अपने सतीत्व की रक्षा कर ली।
ठीक। तो अधम खां अब मालवा के गवर्नर बन गए, लेकिन अधम खां मालवा में जो संपत्ति प्राप्त किए थे उसका अधिकांश हिस्सा स्वयं रख लिए और कुछ हिस्सा अकबर के पास भिजवा दिए। अकबर को यह बात पता लगी कि अधिकांश हिस्सा अधम खां ने स्वयं अपने पास रखा हुआ है। अकबर तुरंत मालवा आया और जब यह बात पता लगी महामनगा को कि अकबर अधम खां को दंडित करने के लिए मालवा जा रहा है, तो पीछे पीछे महामनगा भी गई अपने पुत्र को बचाने के लिए। पुत्र मोह यहाँ कार्य कर रहा था और पुत्र को प्रमोट करना भी चाह रहे थे। जब अधम खां मालवा पहुंचा तो अकबर मालवा पहुंचा तो अधम खां ने उसे क्षमा याचना मांग ली और अकबर ने उसे क्षमा भी कर दिया और फिर उसे मालवा का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन अधम खां ने मालवा की जनता पे बहुत अत्याचार किया, जिसकी सूचना अकबर को प्राप्त हुई और उसे मालवा से हटा दिया गया और अधम खां की जगह पीर मोहम्मद को मालवा का गवर्नर बनाया गया। जब पीर मोहम्मद मालवा का गवर्नर था तब खान देश से बाज बहादुर ने पीर मोहम्मद पर यानी मालवा पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान बाज बहादुर ने खानदेश के राजा की सहायता से पीर मोहम्मद पर आक्रमण किया और पीर मोहम्मद पराजित हुआ और यह भागते हुए अपनी जान बचाने की चेष्टा किया और इसी समय नर्मदा नदी में डूबकर इसकी मृत्यु हो गई। नर्मदा नदी में डूबकर पीर मोहम्मद की मृत्यु हो गई। इसके बाद अकबर ने अब्दुल्ला खां उज़्बेक को मालवा के विरुद्ध यानी बाज बहादुर के विरुद्ध भेजा। अब्दुल्ला खां ने बाज बहादुर को पराजित किया और बाज बहादुर फिर वहां से मेवाड़ भाग गया। अंततः उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। 1000 का मनसब उसे प्रदान कर दिया गया। तो इस प्रकार मालवा पर अकबर का अधिकार हो गया। ठीक, तो मालवा पर अकबर ने अधिकार कर लिया। 1561 में यह अधिकार हुआ। अब ये जो अधम खां है, अतगा खां को अकबर ने अपना वकील बनाया था मुनीब खां की जगह। अधम खां ने क्या किया कि उसके कार्यालय में जाके ही उसकी हत्या कर दी और इस बात की सूचना जब अकबर को मिली तो अकबर इतना क्रोधित हुआ कि अधम खां को कहा कि छत से फेंक दो नीचे। पहली मर्तबा फेंका गया, अधम खां नहीं मरा, तो फिर अकबर ने कहा भी नहीं मरा है, फिर दोबारा फेंको। फिर दूसरी बार फेंका गया और अधम खां मारा गया 1562 में। और कहा जाता है कि उसके 40 दिन पश्चात ही महामनगा का भी निधन हो गया। यानी महामनगा की कब मृत्यु हुई? तो 1562 में ही। ठीक, अब 1562, अब इसी 1561 में एक काम और हुआ। मालवा पे अधिकार तो हुआ ही, जौनपुर में एक विद्रोह हुआ। विद्रोह क्या हुआ? क्योंकि अहमद जो पुराने जो शासक थे सूरवंश के, तो उन शासकों में जो आदिल शाह सूर थे, तो उनका पुत्र ने जौनपुर पर एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया। और चूंकि जौनपुर पर अली कुली खां गवर्नर थे जौनपुर में, तो उसने उस आक्रमण को विफल कर दिया। लेकिन उस आक्रमण को विफल करने के पश्चात उसे जो भी चीज़ें प्राप्त हुई, जो सैन्य सामग्री प्राप्त हुई, जो हाथी वगैरह प्राप्त हुए, उसका अधिकांश भाग वो अपने पास रख लिया, कुछ अकबर के पास भिजवा दिया। यानी एक तरह से वह विद्रोही प्रवृत्ति को दर्शाया। तो इसलिए कहा जाता है कि जौनपुर में अली कुली खां ने एक तरह से विद्रोह किया। यह बात जब अकबर को पता लगी तो वो तुरंत जौनपुर पहुंचा। अब देखिए, दोनों जगह, मालवा भी वो तुरंत पहुंचा था, जौनपुर भी तुरंत पहुंचा। फिर अली कुली खां ने अकबर से माफी मांग ली, उसे माफ कर दिया गया, जौनपुर का गवर्नर बने रहने दिया गया। अब अकबर तुरंत क्यों पहुंच रहा है? मालवा भी क्यों पहुंच रहा है तुरंत? जौनपुर भी क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि अकबर को ये पता है कि हमारे ये जो सरदार या अमीर हैं, अगर इनके पास अधिक धन हो जाएगा तो निश्चित रूप से आगे हमारे लिए ये समस्या उत्पन्न करेंगे, तो प्रारंभ में ही इनको नियंत्रित कर लिया जाए। तो इसीलिए वो मालवा भी तुरंत पहुंचा था और जौनपुर भी तुरंत पहुंचा। जौनपुर के इस विद्रोह के दमन के पश्चात उसने
आशफ खां को कहा कि जाओ चुनारगढ़ पर अधिकार कर लो। चुनारगढ़ भी उस समय अफगानों के नियंत्रण में था, तो 1561 में चुनारगढ़ पर भी अधिकार कर लिया गया। किसके द्वारा किया गया? आशफ खां द्वारा। मालवा पे आक्रमण किसने किया था? आदम खां। और चुनारगढ़ पे अधिकार किसने किया? आशफ खां ने। अब 1562 में अकबर अजमेर गया। 1562 में अकबर अजमेर गया। अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रथम यात्रा अकबर ने 1562 में की। और यहीं जब वो 1562 में अजमेर जा रहा था, तभी रास्ते में आमेर के शासक भारमल या बिहारीमल अकबर से मिले। बिहारीमल या भारमल, भारमल ये आमेर के शासक, आमेर यानी जयपुर, जयपुर के शासक भारमल या बिहारीमल अकबर से मिले। और अकबर और भारमल में एक संधि हो गई। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह करना भी अकबर से स्वीकार कर लिया। यानी पहला जो राजपूताने में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ वो यही हुआ। अकबर का भारमल की पुत्री से विवाह हुआ और 1562 में एक तरह से आमेर या जयपुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसको हम लोग जब राजपूतों के साथ साथ अकबर के संबंध की बात करेंगे तो वहां और डिटेल करेंगे। 1562 में यह हुआ। 1564 में अकबर ने 1564 में अकबर ने गोंडवाना पर विजय के लिए आशफ खां को भेजा। आशफ खां को गोंडवाना पर विजय के लिए भेजा। आशफ खां गोंडवाना के जो शासक थे वो थे, तो वहाँ की जो शासिका थी, हालांकि शासक तो वीर नारायण है, वीर नारायण जो कि एक अल्पवयस्क शासक थे। इनकी माँ दुर्गावती इनकी संरक्षक थी। इनकी माँ दुर्गावती इनकी संरक्षक थी। कहा जाता है कि दुर्गावती के पास एक सफेद हाथी था। दुर्गावती के पास एक सफेद हाथी था जिसका नाम श्रवण था। सफेद हाथी जिसका नाम श्रवण था। श्रवण, सफेद हाथी, इंद्र का जो हाथी था वो सफेद था जिसका नाम एरावत था। एरावत इंद्र के हाथी का नाम है जो कि सफेद था, और यहाँ दुर्गावती के हाथी भी सफेद है। इस हाथी को अकबर प्राप्त करना चाह रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इस हाथी को अकबर प्राप्त करना चाहता है। इस हाथी को अकबर ने दुर्गावती से मांगा था, लेकिन दुर्गावती ने उसे देने से इनकार कर दिया था। फलस्वरूप अकबर ने आशफ खां के द्वारा गोंडवाना पर आक्रमण कराया। यह एक अकबर जैसे साम्राज्यवादी शासक के लिए यह बहुत बड़ा कारण नहीं है। कारण क्या है? साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि गोंडवाना, मालवा ये सब दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं। इन पर जब तक अधिकार नहीं हो जाएगा या यहाँ के शासक जब तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं कर लेंगे तब तक वो भारत का बादशाह कहलाएगा कैसे? तो इन पे आक्रमण तो किसी न किसी कारण से होना ही था। कारण जो भी बनाया जाता। तो गोंडवाना पर आशफ खां ने आक्रमण किया। गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़, गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ थी। गढ़ कटंगा भी इसे बोला जाता है क्योंकि इसके दो प्रशासकीय केंद्र थे, चौरागढ़ और कटंगा। तो चौरागढ़ इनकी राजधानी थी, गढ़ कटंगा भी इसे बोला जाता है। यहाँ के शासक दुर्गावती थी जो कि महोबा के चंदेल शासक की, महोबा के चंदेल वंश की राजकुमारी थी और इनका विवाह गढ़ कटंगा के शासक दलपत बुंदेला से हुआ था और इनको एक पुत्र था वीर नारायण। इनके पति के निधन हो जाने के पश्चात चूंकि वीर नारायण अल्पवयस्क था इसलिए दुर्गावती उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। तो आशफ खां के आक्रमण हुआ और दुर्गावती पराजित हुई। दुर्गावती ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए या मुगलों के सामने अधीन बन के न जाए इसके लिए दुर्गावती ने स्वयं आत्महत्या कर ली। अपने शरीर में इन्होंने छुरा घोंप कर स्वयं आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से
गोंडवाना पर भी 1564 में अकबर द्वारा अधिकार कर लिया गया। ठीक। अब 1567 का समय आता है जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1567-68 का काल जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया और चित्तौड़ पर अधिकार 1568 में अकबर द्वारा किया गया और इस आक्रमण का नेतृत्व स्वयं अकबर कर रहा था। 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। चित्तौड़ में जो शासक थे उदय सिंह थे। राणासांगा से बाबर का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। उसके बाद चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भेजा था, एक तरह से मित्रता का संबंध बनाने का प्रयास किया था। हालांकि उस राखी को हुमायूं ने स्वीकार तो कर लिया लेकिन उसकी रक्षा नहीं कर पाया था और अंततः गुजरात का अधिकार चित्तौड़ पे हो गया। उसके बाद विक्रमादित्य वहाँ के शासक बने थे। राणासांगा के पश्चात विक्रमादित्य शासक बने थे और विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों भाई थे। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करके कुछ दिनों के लिए अधिकार किया, बाद में उदय सिंह वहाँ के शासक बने। 1537 में उदय सिंह शासक बने और 1572 तक उदय सिंह चित्तौड़ के शासक थे। उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप यहाँ के शासक बने। 1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप यहाँ के शासक थे। इसके बाद अमर सिंह यहाँ के शासक बने। ठीक। अब अकबर का जो संघर्ष हो रहा है वो उदय सिंह के साथ हो रहा है। उदय सिंह का चित्तौड़ पर अधिकार था और ये अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे और इन्होंने जो कछवाहा वंश था आमेर का, उसकी इन्होंने भर्त्सना की थी। बाज बहादुर को इन्होंने संरक्षण भी दिया था। तो ये कारण है। तीसरा कारण यह है कि अगर अकबर को गुजरात तक जाना है, गुजरात को अपने साम्राज्य में शामिल करना है, तो चित्तौड़ पर अधिकार करना ही होगा। और गुजरात पे अधिकार करने का मतलब उसे समुद्र तट तक जाना है, क्योंकि जब तक वो समुद्र तट तक नहीं जाएगा तब तक मक्का की यात्रा या जो इधर के अफ्रीकी जो देश हैं उन देशों के साथ जो व्यापार था उसका लाभ पूरी तरह से अकबर को नहीं मिल पाएगा। और उस समय तक पुर्तगाली पश्चिमी तट तक आ चुके थे। तो ये सब कारण मिलकर चित्तौड़ पर आक्रमण करवाते हैं। अकबर ने 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और अंततः 1562 में चित्तौड़ का पतन हुआ, यानी चित्तौड़ पर अकबर ने अधिकार कर लिया। अब इसके पहले एक अधिकार मेड़ता पे उसने 1562 में मेड़ता पे अधिकार किया था। मेड़ता एक छोटा सा राजपूताना का राज्य था जहाँ का शासक जयमल था। जयमल मेड़ता का शासक था और जयमल के संदर्भ में कहा जाता है कि ये मीराबाई का एक तरह से चचेरा भाई था। मीराबाई भी मेड़ता की थी, रतन सिंह की पुत्री थी। तो जयमल यहाँ का शासक था। जब मेड़ता पे सरफुद्दीन जो कि जिसकी जागीर अजमेर के पास ही थी, उसे अकबर ने कहा कि मेड़ता पे अधिकार करो। मेड़ता एक तरह से मेवाड़ का अधीनस्थ राज्य था। तो जयमल यहाँ के सरदारों ने जयमल को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, हम लोग इसकी सुरक्षा करेंगे। अंततः ये लोग गोला बारूद वगैरह जो रखे थे, अकबर ने एक संधि करने का प्रयास किया कि ऐसा है कि गोला बारूद हमारे हवाले कर दो, लेकिन राजपूतों ने इसे नहीं माना और देवदास के नेतृत्व में राजपूत सरदारों ने मुगल सेना के साथ संघर्ष किया और अंततः उस संघर्ष में वो मारे गए सब लोग। उन्होंने अपने गोला बारूद में आग लगा दी, मुगलों को उसे समर्पित नहीं किया। जयमल को वहां से हटा दिया गया था। जयमल चित्तौड़ चले आए थे। तो मेड़ता पर 1562 में अकबर ने अधिकार कर लिया था। यही जयमल
चित्तौड़ की रक्षा कर रहा है। जयमल ने क्या किया कि उदय सिंह को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि एक बड़ी मुगल सेना इसे घेरे हुए है, हो सकता है कि चित्तौड़ का पतन हो जाए। और उदय सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, तो जयमल ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए। तो जयमल उदय सिंह को यहाँ से निकाल दिया गया और उदय सिंह वहाँ से पहाड़ियों में चले गए। जयमल इसकी सुरक्षा कर रहा था, बहुत दिन तक घेरा पड़ा रहा। अकबर ने क्या किया कि बारूदी सुरंगें बनवाना शुरू किया और उन सुरंगों में विस्फोट कराया गया, जिससे किले की कुछ दीवारें में दरारें आई, जिसका निरीक्षण करने के लिए जयमल निकला हुआ था। तभी अकबर की एक गोली जयमल को लगी और जयमल उस गोली से घायल हुआ। तब राजपूत सरदारों ने यह निश्चय किया कि अब मुगलों से संघर्ष, अंतिम संघर्ष कर लिया जाए। तो जयमल और फत्ता सिंह, यानी फत्ता या फतेह सिंह, दोनों के नेतृत्व में राजपूतों ने रात्रि में उनकी जो रानियां थीं उन लोगों ने जौहर कर लिया और उसके बाद सुबह मुगल सेना पर जयमल और फत्ता के नेतृत्व में फत्ता ने अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ ही आक्रमण किया और उसने मुगल सेना पर आक्रमण किया। राजपूत सरदार मारे गए और चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया। ठीक। अब चित्तौड़ पर अधिकार हुआ। किले में प्रवेश करने के पश्चात अकबर ने एक बहुत बड़ी गलती की कि उसने नरसंहार का आदेश दे दिया और लगभग 30,000 निर्दोष नागरिक, चित्तौड़ के 30,000 निर्दोष नागरिक उस नरसंहार में मारे गए, जो कि अकबर के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। और संभवतः इसी के प्रायश्चित, इसी घटना का प्रायश्चित करते हुए अकबर ने जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरा किले के दिल्ली दरवाजे पे बनवाई। हाथी पे सवार इन दोनों की मूर्तियां आगरा किले के दिल्ली दरवाजे पर अकबर द्वारा लगवाई गई। हालांकि आगे चलकर औरंगजेब ने उन मूर्तियों को हटवा दिया, लेकिन इन्हीं की मूर्तियों को आगरा किला के दिल्ली दरवाजा पर लगाया गया था। दिल्ली दरवाजा पर पत्थर की मूर्तियां अकबर द्वारा लगवाई गई उसी घटना के प्रायश्चित के संदर्भ में, और इनकी वीरता को एक तरह से श्रद्धांजलि देते हुए अकबर ने ये मूर्तियां लगवाई थी। तो 1568 में चित्तौड़ पर अधिकार हुआ। हालांकि अमर सिंह हाथ नहीं आए अकबर के, उन्होंने अधीनता नहीं स्वीकार की। वहां से वो गोगुंडा चले गए और यहीं पे आगे चल के अमर सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की। फिर उन्होंने गोगुंडा में उनका निधन 1572 में हुआ। 1572 में महाराणा प्रताप गोगुंडा में अपना राज्याभिषेक कराए। फिर कुंभलगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद फिर महाराणा प्रताप से अकबर का जो संघर्ष होगा वो हल्दी घाटी के युद्ध में होगा। हालांकि उसका नेतृत्व खुद अकबर नहीं कर रहा है। अब 1569 में अकबर ने 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर पर 1569 में अकबर द्वारा आक्रमण किया गया और वहां का शासक सुरजन राय था। सुरजन राय रणथंभौर का शासक था, जो कि बूंदी का हाड़ा राजपूत था। रणथंभौर, सुरजन राय यहाँ का शासक था। चूंकि यह मुगल सेना बड़ी सेना थी, सुरजन राय ने देखा कि इसका हम बहुत दिनों तक प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। अंततः सुरजन राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इस संदर्भ में दो मत मिलते हैं। एक तो स्मिथ का कहना है कि अकबर भगवान दास के साथ स्वयं संधि वार्ता सुरजन राय से किया। दूसरा मत बदायूं का है। उन्होंने कहा कि बड़ी मुगल सेना को देखते हुए सुरजन राय ने अपने दो पुत्रों दंड और भोज को अकबर की अधीनता में भेज दिया, जिससे अकबर और सुरजन राय में एक संधि हो गई। एक तरह से वो संधि का प्रतीक था। और इसी शासक को अकबर ने
वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी और इसके साथ बड़ी ही उदार संधि की गई थी। रणथंभौर के साथ अकबर द्वारा बहुत ही उदार संधि की गई थी। 1569 में ही अकबर ने कालिंजर दुर्ग पर अधिकार किया। कालिंजर दुर्ग जो कि बहुत ही सुदृढ़ दुर्ग माना जाता था, इस कालिंजर दुर्ग पर भी 1569 में ही अकबर द्वारा अधिकार किया गया। और कहा जाता है कि ये कालिंजर दुर्ग उस समय रीवा के राजा रामचंद्र के अधीन था। यह रीवा के राजा रामचंद्र के अधीन था। तो यानी रामचंद्र ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो दो, रणथंभौर पर और कालिंजर दोनों पर अधिकार अकबर का 1569 में हो गया। 1570 में अकबर नागौर की यात्रा पे गया था। नागौर की यात्रा पे गया था और इसी यात्रा के दौरान मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर, इन 3 राज्यों के राजाओं ने अकबर के इसी यात्रा के दौरान अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। मारवाड़ का जो राजा चंद्रसेन था, इसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार की। बीकानेर का राजा राव कल्याणमल जो थे, राव कल्याणमल और जैसलमेर के राजा राव हरराय, इन तीनों ने अकबर की अधीनता 1570 में स्वीकार की। यानी एक तरह से 1570 तक अधिकांश राजपूताना के राजा अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। मेवाड़ और मेवाड़ के जो अधीनस्थ राज्य थे, जैसे प्रतापगढ़ था, बांसवाड़ा था, तो इन लोगों ने ही अकबर की अधीनता अभी नहीं स्वीकार की। इनको छोड़कर अधिकांश राजपूत राजे अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। इन लोगों ने तो बीकानेर और जैसलमेर के साथ तो अकबर का वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ, जैसे कि आमेर के साथ हुआ था। तो आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, इन तीनों के साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। अब इसके आगे हम लोग 1570 के आगे फिर बात करेंगे।